नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूरल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10 के विषय गणित के NCERT बुक में उपस्थित सभी अध्यायों को बारी बारी से करेंगे, उनके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज अध्याय 1 आपके किताब के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बेसिक परिचय एवं उदाहरण करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बेसिक पर चर्चा करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा बेसिक परिचय, जैसे कि वास्तविक संख्या हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्राकृतिक संख्या के बारे में, जो हमारी संख्या है प्राकृतिक संख्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो गिनने में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल N से निरूपित करते हैं। तो जैसे अर्थात गिनने वाली संख्याएं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार से अनंत तक, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जब हम किसी वस्तु को गिनना जब शुरू करते हैं तो जहाँ से हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से करते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक, यानी जितनी हमारी वस्तु रहेगी। तो यह अब पहली जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 है, बाकी अनंत तक आप गिनते चले जाएंगे। तो यदि कभी कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो भैया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल W से निरूपित करते हैं। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक संख्या जो है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अनंत तक, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो यह संख्याओं का समूह बन रहा है, इस समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद आपका आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, जो आपकी ये पूर्ण संख्याएं हैं, इस पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। इसे कैपिटल Z से निरूपित करते हैं कि जैसे आपकी ये पूर्ण संख्याएं जो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी प्रकार से यह अनंत तक जाएंगे। तो यह आपकी पूर्ण संख्याओं का समूह है। इसी पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार से यह भी अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो यह समूह प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर 0 के बाद से जो 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है, यह सभी जो आपकी धनात्मक संख्याएं हैं, इन्हें कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और उसके बाद जो इधर से ऋणात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी, यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, उन्हें हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो यह आपकी हो गई पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपका बचा जो यह शून्य। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। तो अब तक में हमने जाना प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक। अब इसके बाद हम इस बेसिक परिचय में
जानेंगे परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जहां यह p और q है तो p और q पूर्णांक है, और तथा ध्यान रहे इस बात का कि जो p बटे q लिखा गया है उसमें q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात जो हर में लिखी गई संख्या है, जैसे यहाँ पर 1/2 है, 3/2 है, -4/5 है, तो जो यह संख्याएं हमने लिखा है ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, ध्यान रहे यदि 0/1 लिखा है या 0/2 लिखा है तो यह भी आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन यदि 5/0 हम लिख दें तो यह आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें कह दिया है कि q डज नॉट इक्वल 0, अर्थात जो q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटे q के रूप में लिखी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जैसे हमने लिख रखा है √2, √5, √7, √6, पाई, √7/8, तो ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो जो करड़ी में आती हैं संख्याएं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या जिन्हें हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब आता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को इकट्ठा कर ले तो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कही जाएंगी। तो ध्यान रहे कि यदि आप वास्तविक कक्षा 10 की वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ध्यान से समझें। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, इस प्रकार के ऐसी संख्याएं जिनको एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटें। अर्थात जैसे इसका हम अभाज्य गुणनखंड करना चाहें, जैसे 19 लिखा है, 19 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो 1 गुणित 19, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो 1 गुणित 19 जो है आपकी है, इसका 19 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब अभाज्य संख्या के बाद हम जानेंगे भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका यह 4 हमने लिया है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो अच्छा, कुछ हम स्पेशल जानेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कहलाती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, यानी 4 के पहले 3 है, 2 है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है कि सब नहीं कटती हैं, तो वो अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या 4 होगी। और एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो अब हम सहअभाज्य के बारे में जानेंगे। तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसा भी हम कह सकते हैं वे संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है,
अर्थात HCF एक होता है, सअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसे 2 3 2 3 3 4 5 6 14 15, जिसे उदाहरण के रूप में हम समझे जैसे 14 है आपका, तो 14 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणिते 2 गुणिते 7, और 15 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणिते 3 गुणिते 5। अब यहाँ पर देखें, दोनों में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या आ गया? 1। इसलिए यह 14 और 15 ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब हम किताब के बारे में, कक्षा 10 की वास्तविक संख्या चैप्टर के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम उदाहरण पर पहुंचे, उससे पहले हम वास्तविक संख्या में प्रमेय 1.1 है, जिसे कहा जाता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यह क्या कहता है, जो यह प्रमेय 1 है, यह क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अर्थात यह कह रहा है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, अभी हमने पढ़ा कि भाज्य अभाज्य क्या होती हैं, तो जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। और दूसरी बात यह कह रहा है कि यह जो होते हैं गुणनखंड वह अद्वितीय हैं। हाँ, ऐसा जरूर है कि आप उनके क्रमों को बदल सकते हैं, लेकिन वह क्रम भी वही होंगे, यानी उनके अलावा कोई और भी गुणनखंड नहीं हो सकते जो पहली बार आपने किया। जैसे हमने 220 का गुणनखंड यहाँ कर रखा है 2 गुणिते 3 गुणिते 5 गुणिते 7। यदि किसी की इच्छा हो तो इसको 5 गुणिते 3 गुणिते 2 गुणिते 7 लिख सकता है, लेकिन है वही। यदि और किसी की इच्छा हो तो 5 गुणिते 7 गुणिते 2 गुणिते 3 लिख सकता है, यानी इसके क्रमों को अदल बदल सकते हैं आप, लेकिन यह गुणनखंड अद्वितीय होंगे, इन्हें बदला नहीं जा सकता। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें समझाती है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे आपका कक्षा 10 के गणित के अध्याय 1 में वास्तविक संख्या, जो गणित की NCERT बुक है, उसमें उदाहरण नंबर 1 दिया है कि संख्याओं 4 के n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घाते n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो कह रहा है कि 4 की घाते n है, इसकी पावर पर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दें। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं आप लोगों को बताया। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5। तो कह रहा 4 की घात जो यह n है, इसके स्थान पर यदि हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दें तो वह क्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। यह जानने से पहले हम यह जानेंगे कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त, जैसे कोई संख्या जो 0 पर समाप्त होती हैं, तो जैसे आपका 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? 0 पर समाप्त हो रही हैं। तो यदि इनका गुणनखंड करें तो हम तो 2 गुणिते 5, इसका करेंगे तो 2 गुणिते 2 गुणिते 5, अर्थात 2 के घाते 2 गुणिते 5, या इसका करेंगे 2 गुणिते 3 गुणिते 5, या इसका करेंगे तो 2 के घाते 3 गुणिते 5, और यदि इसका करना चाहें हम तो 2 गुणिते 5 गुणिते 5, या इसका करें 2 गुणिते 2 गुणिते 3। तो अब या इस पर अगर हम ध्यान दें तो 10 वाले प्रत्येक संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 हैं। इनका जब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 अनिवार्य रूप से सभी में उपस्थित हैं। तो इसमें कह रहा है कि जब 4 की घाते जो n है, अर्थात हम क्या रखें, 4 की घाते 1,
4 की घाते 2, 4 की घात 3, 4 की घात 5। अर्थात यह जो 1 2 3 4 5 ऐसे कह रहा है कि अनंत तक जितनी भी परिमेय संख्या है इनमें से कौन सी संख्या हम 4 की घात रख दें तो उसमें हमारा क्या हो जाए कि वह संख्या क्या हो, शून्य पर समाप्त होगी। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या है, 2 और 5 आप देखें अनिवार्य रूप से आने चाहिए। यदि हम 4 का गुणनखंड करें तो 2 गुणते 2 आता है। अर्थात यहाँ पर यह देखें 2 गुणते 2, 4 की घाते n का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 गुणते 2 अर्थात 2 के घाते n गुणते 2 के घाते n। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। यानी 4 का यदि हम गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए यह अनिवार्य रूप से है कि इसमें 2 और 5 आने चाहिए। तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या हम चाहे जो रख दें लेकिन उसका गुणनखंड क्या आएगा, शून्य पर जो संख्या होगी वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि उसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएंगे। और इसी प्रकार की जो यह आपका उदाहरण नंबर 1 है, इसी प्रकार की जो प्रश्नावली 1.1 है इसमें प्रश्न संख्या 5 इसी प्रकार से सेम टू सेम दिया गया है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे वो हम आपको लिख कर बता रहे हैं। सबसे पहले हम हल डाल रहे हैं। तो हल हम करेंगे, कैसे करेंगे ये देखिए। हल में हम क्या लिखेंगे, तो हल में हम लिखेंगे यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। 4 के घाते n बराबर 2 गुणते 2 के घाते n अर्थात 2 के घाते n गुणते 2 के घाते। यहाँ देखें 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, अतः यहाँ लगा देंगे चूँकि 4 के घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, अतः 4 की घाते n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हल में हम यही लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। 4 के घाते n बराबर 2 गुणते 2, यानी जब 4 का हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणते 2 अर्थात 2 के घाते n गुणते 2 के घाते n। तो 4 के घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 4 के घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः 4 के घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हमारा उदाहरण नंबर 1 समाप्त हुआ। अब उदाहरण नंबर 2 हम शुरू करेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, कक्षा 10 की अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 2 है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और
एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि हम 6 का निकालें तो इसको यदि हम करेंगे 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ऐसे हम करेंगे। फिर उसके बाद 20 का निकालेंगे तो 20 के लिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, फिर 2 पंचे 10, फिर यह 5 एकम 5। तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या मिला? तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में एक हम लिख लेंगे, 1 गुणते 2 गुणते 2, और 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणते 3, और 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। तो यह हमें मिला है। यदि हम HCF ज्ञात करेंगे, क्या निकालें? यदि हम HCF, तो HCF के लिए हमारा यह होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम रख लेंगे। तो देखिए 1 1 दोनों में है, इसको रख लिया, और 2 2 दोनों में है तो इसको रख लिया, यानी 2 एकम 2। तो हमारा HCF का आ गया 2। LCM M के लिए, तो LCM के लिए क्या है कि जो दोनों में हो, जो दोनों में हो उसको रख लेंगे। 1 है और 2 है, ये दोनों में है। उसके बाद जो बच रहा है, देखिए यहाँ 2 बच रहा है, इसको हम रख लेंगे। ये 3 बच रहा है, इसको भी रख लेंगे। ये 5 बच रहा है, इसको भी रख लेंगे। अब हम गुणा करेंगे सभी का। 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60, अर्थात इसका HCF और LCM आ गया। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने HCF और LCM निकाल दिया। तो उदाहरण 2 हमारा समाप्त होता है। अब हम उदाहरण 3 पर चर्चा करेंगे। तो उदाहरण 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, ये 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 से निकालेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, अब 3 से, 3 एकम 3, अर्थात 96 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और यह 5 गुणते 3। अब हम 404 का निकालेंगे। तो 404 का पहले निकालेंगे हम। तो 404, 96 का निकालें। अब 404 का 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब 2 से काट लिए। अब अभाज्य गुणन 101 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको सबसे पहले अब सीधा 101 से काटेंगे। तो 101, तो 404 का हमारा अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणते 2 गुणते 101। अब HCF हमें कहा है HCF ज्ञात करने के लिए। तो HCF ज्ञात करेंगे। तो जो दोनों में होगा, या दोनों में 2, फिर ये 2 दोनों में है, इसको रख लिए। अब कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो इसी पर छोड़ देंगे। तो HCF आपका आ गया 2 दूनी 4। अब HCF ज्ञात करने के बाद अब हम ज्ञात करेंगे LCM। तो HCF निकालने के बाद हमें LCM लिखने के लिए बोला था, इसका मतलब हमें सूत्र प्रयोग करना होगा। तो सूत्र क्या है कि 2 संख्याओं का, यह सूत्र है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। या इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है? पहली संख्या हमारी है 96,
तो यहाँ लिखेंगे 96 गुणते दूसरी संख्या 404, तो यहाँ लिख देंगे 404 बराबर HCF अभी हमने निकाला, तो HCF आपका हमारा आया है 4, तो ये 4 लिख देंगे। फिर यहाँ बचा आपका LCM, तो LCM निकालना है हमें, तो 4 को इधर लाएंगे, तो 96 गुणते 404 ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब काटेंगे, 4 एकम 4, इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, एक आया 16, 4 चौके 16। अब 24 और 404 का हम गुणा कर लेंगे, तो 404 और 24 का गुणा करेंगे, तो 4 चौके 16 का 6, फिर 4 जीरो हम 0 एक हासिल, 4 चौके 16, 2 चौके 8, 2 जीरो हम 0, 2 चौके 8, 6 8 1 9, 6 8 1 9। तो आप हमारा उत्तर आ गया 96। इधर आपका LCM बचा है, तो LCM कितना हो गया 96, 96 अतः LCM बराबर हमारा आ गया 9696, यह हमारा, और HCF हमारा इधर आया था। तो दोनों हम निकाल लिए, HCF और LCM दोनों हमारा निकल गया। अब उदाहरण 3 के बाद अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 4 पर। तो संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6, 72, 120 का गुणनखंडन विधि, तो सबसे पहले हम 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 का निकालेंगे तो आएगा, हमने निकाल रखा है 2 गुणते 3, तो 2 गुणते 3। फिर यदि अभी हम 72 का निकालेंगे तो 72 का आएगा आपका 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, अर्थात 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, तिया 72। फिर उसके बाद 120 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 120 का भी हमने पहले से निकाल रखा है। तो आपका 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, तो HCF निकालेंगे। तो HCF आपका जो तीनों में है, तो 2 गुणते 2, ये 2 2 2 तीनों में है, तो यहाँ 1 रख लेंगे। फिर 3 तीनों में है, तो इसको रख लेंगे। उसके बाद अब तीनों में जो नहीं मिल रहा है अब उसको छोड़ देंगे, तो आपका आ गया 2 तिहाई 6, तो HCF आपका आ गया 6। अब हम ज्ञात करेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या है कि जो दोनों में हो, तो 2 और 3 तो दोनों में है। फिर उसके बाद में फिर अब इसमें अब कोई संख्या नहीं रह गई है, इन दोनों में देखेंगे तो 2 और 2 इसमें है, इसको रख लेंगे। फिर 2 और 2 इसमें है, इसको रख लेंगे। फिर अब 1 3 तो ये चला आया है इसमें अलग से, फिर अब ये 3 बचा है, तो इस 3 को रखेंगे, फिर ये 5 रखेंगे। तो अब सभी का हम गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई, 3 चौक 12, 72 और 72 पंचे आपका हो जाएगा 360। तो हमारा HCF और LCM दोनों आ गए। तो HCF कितना आया, HCF आपका आ गया 6 और LCM हमारा आ गया ये 360। तो उदाहरण 4, अब जितने भी उदाहरण थे हमारे सभी समाप्त हो गए। अब उदाहरण के बाद हम प्रश्नावली में चलेंगे। तो प्रश्नावली वाले जितने भी प्रश्न होंगे, पूरे 7 प्रश्न हैं, 7 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।